नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अतुल आपके लिए लेकर आया हूं 1857 के विद्रोह का ये अंतिम चैप्टर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकों और विद्रोह की प्रकृति के बारे में। साथ ही हम विद्रोह की असफलता के कारणों पर भी चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 1857 के विद्रोह जो प्रारंभ होता है उसकी तिथि होती है 10 मई। संयोग से आज 10 मई का डेट भी है जिस दिन मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बात विशेष आपको ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी हमने टॉपिक आपको कवर करवाए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, पुस्तकों और कथनों से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल होता है, जल्दी आपको याद नहीं होता है, कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से बनते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले संबंधित पुस्तकों के बारे में। इसमें तमाम सारी आपको पुस्तकें मिलेंगी। हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक असबाब बगावत हिंद की बात करते हैं। इस पुस्तक के बारे में खास यह है कि इसमें आपको तीनों नाम याद रखने। तो इंग्लिश में इसे एन एसे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, हिंदी में विद्रोह के कारणों पर लिखी गई पुस्तक ऐसा कुछ कह सकते हैं। और ये आपका लिखा ही है असबाब बगावत हिंद। इसमें असबाब का मतलब है कारण और बगावत हिंद का मतलब हिंद की जो बगावत थी उसके कारण। प्रश्न एक पीसेस में पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखी गई। इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर काजेज लिखा हुआ है और हमने भी असबाब का मतलब भी आपको बताया है, कारण होता है। तो यह पुस्तक पूरी स्टोरी नहीं बताती है कि किस तरह से विद्रोह हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई आगे, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, सिर्फ विद्रोह के कारणों पर डिटेल से बात करती है। दूसरी बात यह है कि सर सैयद अहमद खान उस समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे और इन्होंने विद्रोह जो उस समय ये जीवित थे जब विद्रोह हुआ था, इस वजह से इन्होंने अपना जो जीवन का अनुभव है या रियल में जो इन्होंने देखा था उसको लिखा इस पुस्तक में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस पद पर थे वो, कहाँ पर तैनात थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनका कहना है इस पुस्तक में कि यह विद्रोह पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था, यानी इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं, ये सिपाहियों यानी सैनिकों का विद्रोह मानते हैं। तो सर सैयद अहमद खान के अलावा अन्य कई अंग्रेज लोग हैं जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह ही माना है, जिसमें के मालेसन, ट्रेबिलियन, जॉन लॉरेंस, सीले, इनका नाम उल्लेखनीय है। एक प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ से 3 ऑप्शन उठा के रख दिए जाएंगे, मालेसन, ट्रेविलियन और सीले मान लीजिए रख लिया, एक बाहर से उठा के ऑप्शन रखा जाएगा, अभी हम जिनको पढ़ेंगे ढेर सारे ऑप्शंस, और पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो इसको एक सिपाही विद्रोह नहीं मानता है। तो 3 लोग मानेंगे, जो बाहरी को रखा जाएगा वो नहीं मानेगा। इस तरह से यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। एक अगले व्यक्ति हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलनों में डिटेल से पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आपको बताया जाएगा कि नासिक षड्यंत्र के दौरान ये यहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं और फरार होकर के चले जाते हैं लंदन। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में रहेंगे इंडिया हाउस में। वहां पर उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसी पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इस पुस्तक में इन्होंने इस विद्रोह को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये इनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो विद्रोह था एक सुनियोजित तरीके से लड़ा गया था और स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया गया था। इनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया और वीडी सावरकर दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगले क्रम में हम बात करते हैं सुरेंद्रनाथ सेन की, जिन्हें एस.एन. सेन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 1857। इनके बारे में खास जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो सरकारी इतिहासकार से है, यानी ये देश के सरकारी इतिहासकार थे। क्यों सरकारी इतिहासकार थे, इसका मतलब क्या है, जब 1857 के विद्रोह के पश्चात 1957 आता है, शताब्दी पूरी होती है 100 साल, और भारत सरकार बन जाती है, आपको पता है। तब भारत सरकार ने सुरेंद्रनाथ सेन से सरकारी पुस्तक लिखने के लिए आग्रह किया था और इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो इस तरह से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन है, तो आपको नाम एस.एन. सेन का बताना है। इन्होंने तमाम सारे स्टेटमेंट दिए हैं। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, यानी स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन राष्ट्रीयता नहीं थी। राष्ट्रीयता क्यों नहीं थी, राष्ट्रीयता कब होती है,
जब सारे देश के लोग एक चीज के लिए यानी राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने के लिए लड़ते हैं तब राष्ट्रीयता होती है। आपको पता है कि सारे लोग नहीं लड़ रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, कुछ लोग अंग्रेजों का साथ भी दे रहे थे। जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी प्रारंभ में वो धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे वो लोग, लेकिन लास्ट में वो देश के लिए लड़ने लगते हैं। गर्मी की आंधी की भांति यह विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। ये स्टेटमेंट इनका बहुत ही ज्यादा चर्चित है। एक अगले राइटर हैं जिनका नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार की कहानी भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी इतिहासकार जो बनाया गया था एसएन सेन को, उससे पहले इन्हें मौका दिया गया था या इनके पास प्रस्ताव लाया गया था और इन्होंने मंजूर भी कर लिया था कि हम सरकारी इतिहासकार बनेंगे। बाद में ज्यूरी से इनका विवाद हो गया, क्योंकि ये कुछ दूसरा लिखना चाहते थे पुस्तक में और इनसे कुछ दूसरा लिखवाया जा रहा था। शायद इनमें मतभेद था और इस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया और स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, द सेपॉय म्यूटनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। सेपॉय म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह ही कह रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और इनका जो स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा चर्चित है, बहुत ही पूछा जाता है। यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेना अच्छी तरह से। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ये कह रहे हैं ये प्रथम नहीं था। प्रथम क्यों नहीं था? यानी 1857 के विद्रोह के पहले क्या क्या ये पहला विद्रोह था? इससे पहले कोई विद्रोह नहीं हुए थे? तो ऐसा नहीं था। इससे पहले भी तमाम सारे विद्रोह हो चुके थे, चाहे जनजातीय आंदोलनों को आप उठा लीजिए, चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलनों को उठा लीजिए। इसके अलावा चाहे तमाम सैनिक विद्रोहों की बात कर लेते हैं, वो भी 1857 के विद्रोह के पहले हो चुके थे। तो इसलिए ये कहते हैं कि यह विद्रोह प्रथम नहीं था। ये भी सही है। यह राष्ट्रीय नहीं था। क्यों राष्ट्रीय नहीं था? राष्ट्रीय तब होता जब पूरे देश भर के लोग एक तरफ हो जाते, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते, तब इसे राष्ट्रीय माना जाता, सब लोग मिलजुल करके लड़ते। लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि बहुत सारे रजवाड़े थे और बहुत सारे लोग थे, चाहे वो मध्यम वर्ग रहा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग रहा हो, वो सारे लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो इस तरह से राष्ट्रीय भी कहना उचित नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम नहीं था ये कह रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम न होने का क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि क्या लोग जो लड़ रहे थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो स्वतंत्र नहीं होना चाहते थे। वो अंग्रेजों से हट करके वापस फिर उसी सामंतवादी व्यवस्था में जाना चाहते थे जो मध्यकाल से चली आ रही थी। यानी जो मुगलों के द्वारा सामंतवादी व्यवस्था बनाई गई थी, चली आ रही थी, वो राजतंत्रात्मक सिस्टम था जो वो चला आ रहा था, ये वापस उसी में जाना चाहते थे। तो इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अगर वो लोकतंत्र प्राप्त करना चाहते थे, अगर ऐसा होता, लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए लड़ रहे होते, तो एक बार माना जाता कि वो स्वतंत्रता संग्राम। तो इस तरह से करके इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बहुत ही गूढ़ चीजें समाहित की हुई है। तो आरसी मजूमदार की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी ये स्टेटमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पहले स्वीकार किया था सरकारी इतिहासकार बनना और बाद में इससे रिजाइन कर दिया था। अगले व्यक्ति हैं अशोक मेहता। इन्होंने द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक लिखी है। अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़रायली ने सम्मिलित रूप से स्टेटमेंट दिया है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो सबसे पहले बेंजामिन डिज़रायली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है पीसीएस में, आपको विशेष तौर पर इसको ध्यान रखना है। बेंजामिन डिज़रायली था कौन, इस बात से क्वेश्चन पूछा गया है। बेंजामिन डिज़रायली हम आपको बता दें, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सांसद था, ब्रिटिश जो संसद थी उसका एक सांसद था। और इसने क्या किया था कि वहां पर भरी सभा में सबके सामने दहाड़ करके बोल दिया था कि नहीं, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्योंकि बाकी जितने भी अंग्रेज थे वो सारे लोग इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मान रहे थे, एक सैनिक विद्रोह मान रहे थे कि बस सैनिक लोग लड़ रहे थे ऐसे ही। लेकिन इन्होंने दहाड़ करके सबके सामने कहा था कि नहीं, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन घुमा करके ऐसे पहुंच जाता है कि वह ब्रिटिश सांसद का नाम बताइए जिन्होंने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो आपको बेंजामिन डिज़रायली का नाम बताना है। इसके अलावा भी तमाम सारे आपको राइटर मिल जाएंगे, इनसे उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इनको भी आप सम्मिलित रूप से याद कर लेंगे। पूरनचंद जोशी, रेबेलियन 1857, ए सिंपोजियम, इकबाल हुसैन की, मोहम्मद सादिक खान की, जॉर्ज ब्रुस मल्लेशन की और क्रिस्टोफर हिबर्ट की इनकी पुस्तकें लिखी हुई हैं। इनको आपको स्क्रीनशॉट करके याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स की जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है।
जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर क्या कह रहे हैं, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिल जाते हैं और षड्यंत्र करते हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से मारना है, भगाना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया है? तो इन दोनों के नाम आपको बताना है। अगला है LR रीच। रीच क्या कहता है, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। जो भी हमने हाईलाइट किया है उसको ध्यान रखना है। किस विद्वान ने इसको ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा दी है? तो रीच का नाम आपको बताना है। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, TR होम्स बताना है। यानी वो अंग्रेजों को सभ्य मान रहा था और भारतीय लोगों को बर्बर मान रहा था। इन दोनों को झगड़ा बता रहा है वो। व्हीलर कहता है एशियाई स्वभाव का परिचायक, यानी एशियाई लोग ऐसे होते ही हैं झगड़ालू, तो इसलिए वो झगड़ा कर रहे थे। स्वायत्तों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष, सेम टू सेम, यही TR होम जैसा स्टेटमेंट है। तो इस तरह से करके आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। इन स्टेटमेंट्स में ऊपर के 3 स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको रट लेना है आपको। अगले भाग में हम चलते हैं जिसमें हम 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। इन असफलता के कारण में हम आपको बताएंगे 4-5 कारण बताएंगे, जिनमें से पहला कारण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पूरे टॉपिक का सबसे ज्यादा निचोड़ ये 2 लाइनें हैं, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो पहला कारण था मध्यम वर्ग की उदासीनता। मध्यम वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से व्यापारी और शिक्षित वर्ग आ रहा था, और ये उदासीन था, यानी ये तटस्थ था। बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का इन्होंने साथ नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि व्यापारी जो व्यापार कर रहा था उसका व्यापार सेट हो गया था, अंग्रेजों से लाभ भी कमा रहा था वो, और अगर वो साथ देता भारतीयों का तो उसका जो व्यापार है वो डिस्टर्ब हो जाता। यही शिक्षित वर्ग एक दूसरी तरफ था। शिक्षित वर्ग भी अंग्रेजों की वजह से तमाम सारे व्यवसाय कर रहा था, तमाम सारे नौकरी कर रहा था। अगर वो भी अंग्रेजों का साथ ना देता या अंग्रेजों को विपरीत आता तो उसका भी जो व्यवसाय था, उसका भी जो रोजगार है वो भी छिन जाता। तो इस शायद ऐसा ही कारण रहा होगा कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कुछ अंग्रेज समर्थक भारतीय शासकों ने भी भाग नहीं लिया। कुछ ऐसे अंग्रेज समर्थक थे जैसे ग्वालियर का सिंधिया थे, सिंध लोग, इसके बाद निजाम हैदराबाद का, इन लोगों ने संधियां कर रखी थी पहले असल में, इस वजह से ये अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और निजामों की तरफ से उनका मंत्री था सालार जंग। ये सालार जंग का तस्वीर है। तो सालार जंग ने काफी ज्यादा मदद की थी अंग्रेजों की, बहुत ज्यादा खुलकर प्रदर्शन किया था। और दिनकर राव ग्वालियर का मंत्री था सिंधिया का, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था अंग्रेजों को। तो इस तरह करके इन लोगों ने क्या किया था, बहुत ज्यादा समर्थन किया था अंग्रेजों का, इस वजह से अंग्रेज हार नहीं पाए थे। और इसका स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि मुझे बोरिए बिस्तर बांधना पड़ता, अगर सिंधिया भी शामिल हो जाता तो मुझे बोरिए बिस्तर बांधना पड़ता, ऐसे भागना पड़ता। तो आपको इन 2 शब्दों को ध्यान रखना है, व्यापारी वर्ग और शिक्षित वर्ग ने विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसके अलावा सीमित क्षेत्र, विद्रोह जो था सिर्फ उत्तर भारत में ही सीमित था, और दक्षिण भारत जाता तो है लेकिन छिटपुट थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिलता है आपको, उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा असम के आसपास। दक्षिण भारत में बड़ी रियासत जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना, ये सब अंग्रेजों के समर्थन में थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इन सबको हराया था और हरा करके इनसे संधियां की हुई थी। दक्षिण भारत भी पूरी तरह से छूता रहा विद्रोह से, ये बहुत बड़ा कारण था विद्रोह के सफल न होने का। प्रभावी नेतृत्व की कमी भी थी। छोटे छोटे तमाम सारे नेतृत्व करता थे, अपने अपने डफली, अपना अपना राग सब बता रहे थे, और उनको ये केंद्रीय नेता नहीं था, एक बड़ा कोई नेता नहीं था जो सबको समेट करके विद्रोह का नेतृत्व कर सके। ये भी एक बड़ा कारण था। सीमित संसाधन, विद्रोहियों के पास लड़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे, गोला बारूद उनके पास कम था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज के पास तमाम सारे संसाधन थे। युद्ध के संसाधन के साथ साथ उनके पास रेल, डाक, तार परिवहन, इन सारी चीजों के से भी वो लोग मजबूत थे। और जब भी किसी जगह पर विद्रोह होता था तो उसकी सूचना उनको तार से पहले ही पता चल जाती थी। तार का यहाँ पर मतलब टेलीग्राफ से है। टेलीग्राफ सेवा के माध्यम से उनको पहले ही पता चल जाती थी कि फला जगह पर विद्रोही आ रहे हैं, और इस तरह से वो तैयार रहते थे और विद्रोहियों को खत्म कर देते थे। इसी प्रक्रिया के दौरान एक सैनिक ने मरते मरते कहा था कि इन तारों ने हमारा गला घोट दिया। इन तारों ने हमारा गला घोटने का मतलब यही है कि जो टेलीग्राफ था, उस टेलीग्राफ की वजह से हम लोग क्या हो गए, मारे जा रहे हैं। अंत में आपको एक फैक्ट
देख लेना है। विद्रोह का प्रतीक क्या था? लाल कमल और रोटियां थी, यानी लाल कमल और रोटियां ले जा करके वो विद्रोही एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, उनको पकड़ाते थे। ज्यादा उनसे बातें नहीं करते थे कि लोग जान जाएं, इस दोनों प्रतीक चिन्हों को देते थे और वो लोग समझ जाते थे कि हाँ, हमें विद्रोह के लिए तैयार होना है। इनका मतलब क्या था? अंग्रेजों को भगाने से हमारी रोटी सुरक्षित हो जाएगी और तभी हमारा देश कमल के जैसा खिल उठेगा। इस तरह से हमारा 1857 के विद्रोह से संबंधित जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। और इस विद्रोह के पश्चात, इस बड़े टॉपिक के पश्चात हम आगे चल करके बात करेंगे निम्न जाति सुधार आंदोलनों पर, और उसके बाद किसान आंदोलनों पर, इसके बाद मजदूर आंदोलनों पर, वामपंथी आंदोलन, इस तरह से करके भी तमाम सारे मूवमेंट बचे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो आपका क्रांतिकारी मूवमेंट बचा है, क्रांतिकारी आंदोलन। इन सारे मूवमेंट को जब हम खत्म करेंगे, इसके बाद हम प्रवेश करेंगे राष्ट्रीय आंदोलनों में। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।